डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट होम्योस्टैसिस, चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर बायोलॉजी बुक। और कोशिश करेंगे कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इवन एमसीक्यूज और जितने भी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको समझें, थ्योरी को समझने की पूरी कोशिश करें। सो होम्योस्टैसिस को अगर हमने समझना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बताने के लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। इंशाल्लाह ये मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में देता रहूँगा। और इसके अलावा आप ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप एज अ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप इनको रीड कर लें और उनको मज़ीद इनसे हेल्प हासिल करें। सो स्टूडेंट्स, होम्योस्टैसिस क्या है? अगर इसको समझना है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी जानदार है, एवरी ऑर्गेनिज्म, वो एवोल्यूशनरी उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। उसका एक स्पेशल, कोई भी जानदार है उसका कोई स्पेशल एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, राइट? और उस इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो जानदार जो है अपने अंदर रखता है। जैसे कुछ वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जैसे आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स हैं, फिर वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज़ बनते हैं, सेल्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ से एक पूरा ऑर्गन तैयार होता है। तो ये सब कह लें कि इवन एक सेल भी जो है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में सेल के, इफ यू जस्ट हैव अ सेल, तो उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है प्रॉपर जगह पर हो, उसके अंदर एसिड और बेस का लेवल जो है वो बराबर हो, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कितनी बना रहा है उसको उतनी उतनी बनानी हो, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी बनाता रहे। तो ये सब चीज़ें एक एक कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। चाहे आप सेल को ले लें या सेल से बने हुए टिश्यूज़ को सोच लें या एक किसी ऑर्गन को ले लें। सो वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट्स को। सो विच सूट्स इट्स एनवायरनमेंट, स्पेशली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और होता ये है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसका कोई ना कोई ताल्लुक बाहर के माहौल से होता है। तो ये बाहर का जो माहौल होता है इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो दो किस्म की इन्वायरमेंट्स हो गई, एक इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर की इन्वायरमेंट है, और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि उसको बाहर मिल रही है, जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे हवा है, जैसे टेम्परेचर है, राइट? और इसके अलावा पानी की तनासुब है हवा में, राइट? मॉइस्चर है, सो अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। अब अगर हम फॉर एग्जांपल इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चले, हम जानते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मैंने आपसे एयर की बात कर दी, जिसमें आपसे मैंने टेम्परेचर की बात कर दी, तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये चेंज करते हैं, वेरी करते हैं। लेकिन जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करता अपनी इंटरनल कंडीशंस को या इंटरनल एनवायरनमेंट को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो चेंज हो सकता है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म को उसने उसको चेंज नहीं करना होता, उसने उसको एडजस्ट रखना होता है। और इसने एक नैरो रेंज में ही एडजस्ट रखना होता है। जैसे एक सेल है, उसका पीएच जो है वो 7 है, तो कोशिश तो यही है सेल की कि उसका पीएच 7 ही रहे, उससे ज़्यादा या कम ना हो। जो एसिडिटी बेसिडिटी का लेवल है वो सेम रहे। इसके अलावा और भी बहुत सी कंडीशंस, जो भी सेल के अंदर जो कंडीशंस हैं वो चेंज ना हो, यानी उसका जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट है वो नैरो रेंज में बरकरार रहे। और डेफिनेटली, और यही बात है कि प्रोटेक्ट्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ड्यू टू फ्लक्चुएशंस। और यही वजह है कि जब बाहर कोई फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंज, जब बाहर कोई चेंज आता है तो फिर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट रखता है, हमेशा अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सेव रखता है। और इसी का नाम स्टूडेंट्स होम्योस्टैसिस है, राइट? सो आई होप आपको होम्योस्टैसिस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर, होम्योस्टैसिस क्या है? इट्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ये एक प्रोटेक्शन है इंटरनल एनवायरनमेंट का फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और डेफिनेटली जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे इंटरनल एनवायरनमेंट को कोई हार्म्स ना आए, चेंजिंग्स ना आए, तो ये चेंजिंग्स ना आए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, इसको मेंटेनेंस को, इस मेंटेन रखने की कंडीशन को हम होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं, राइट? और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ यहाँ पे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है,
उसका कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम होता है, राइट? इट डू हैव सम काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम इनसाइड द बॉडी। जैसे लेट्स से दैट आपका एक मास्टर ग्लैंड है विच इज नोन एज द थायराइड ग्लैंड, और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा हमारे पास एक और सिस्टम है विच इज़ कंट्रोलिंग द बॉडी विच इज़ हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रख रहे होते हैं, राइट? दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कंडीशंस के कोई मसला मसाइल ना आए। जैसे आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेनेंस का काम जो है, जो थर्मोमीटर है, थर्मो रेगुलेटरी यूनिट है, वो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस आपके इंटरनल टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री पे मेंटेन रखता है। अगर ये काम ना करे तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ हेल्पफुल काइंड ऑफ थिंग। So you can just say that कि its body which keep internal fluctuations and maintain the narrowage। यानी अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कंट्रोल सिस्टम जो है आपकी इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखता है। So let's move toward the next क्यूरी। इस चैप्टर में अगले पैराग्राफ में क्या कहा गया है? अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं जो बाहर की एनवायरनमेंट अगर चेंज होती है तो ये चेंज होंगे। जैसे पानी आपकी बॉडी में कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली बाहर अगर गर्मी ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में पानी कम हो जाएगा। अगर बाहर सर्दी है तो आपकी बॉडी का पानी जो है वो ज़्यादा कम नहीं होगा। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके सोल्यूट्स, ये भी किसी हद तक बॉडी में कम ज़्यादा होते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी अपनी आप को मेंटेन रखने की कोशिश करता है या कम ज़्यादा होता है। अगर बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है तो आपकी बॉडी, यानी ये वो कंपोनेंट्स हैं जो ज़्यादातर फ्लक्चुएट कर जाते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ लिखा। इसके अलावा आपकी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जैसे यूरिया वगैरह जो पैदा हो रही है, कि ये नहीं रहनी चाहिए बॉडी में। अगर ये बढ़ रही है तो ये वो कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी में बढ़ रहा होता है। तो लिहाजा ये बाहर की खुराक जब आप खाते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्रिएट होता है। तो बाहर से आपने कुछ खाया तो आपकी बॉडी में ये चेंजिंग्स आ रहे हैं। इस चेंजिंग्स को एक नैरो रेंज पे फिट करना होता है, यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो भी एक्स्ट्रा बॉडी में होती है उसको निकालना होता है। तो ये भी किसी हद तक होम्योस्टेसिस के ज़िम्मे में आता है। और अगर हम इसी चीज़ को हेडिंग्स के थ्रू देखें, यानी एक टर्म्स, यानी एक डेफिनेशंस के थ्रू देखें, तो आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये आपके वाटर के बैलेंस को कहते हैं। यानी अगर आप में सोल्यूट और पानी का कम ज़्यादा बॉडी में होना बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशंस को लेकर हो रहा हो तो फिर आप इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। और अगर आप कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो आप इसको एक्सक्रीशन कहेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा रहा है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक टॉलरेबल रेंज के अंदर रखा जा रहा है, इस रेगुलेशन को, इस मेंटेनेंस को आप नाम देंगे थर्मो रेगुलेशन का। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता जाऊँ कि अब इस सब प्रोसेस के बाद मैंने एक अखज़ की है बात, वो ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसने ख़ुद को मेंटेन रखना है तो उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, राइट? और ये होम्योस्टेसिस जो है किसी भी जानदार को हेल्प करती है अडेप्टेशंस की बेस पे। यानी अगर आप लेट्स से दैट आपकी बॉडी सर्दी है तो आपकी बॉडी को एक अडेप्टेशन ये है कि आपकी बॉडी कवर होनी चाहिए। तो अगर आप ये अडेप्टेशन नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी हीट लॉस करेगी और डेफिनेटली आप बीमार पड़ जाएंगे। तो लिहाजा अडेप्टेशन साथ साथ चल रही हैं। और अडेप्टेशंस क्यों साथ साथ चल रही हैं? क्योंकि अडेप्टेशंस आपकी बेटर लिविंग रिक्वायर करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है किसी हद तक एक एवोल्यूशन को भी हेल्प करता है। यानी आप देखते हैं मुख्तलिफ जानदार हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। इट्स जस्ट बिकॉज कि शायद वो जानदार ने अपने माहौल के हिसाब से अपने टेम्परेचर को टॉलरेट किया, आपने अपने टेम्परेचर को अपने माहौल के साथ टॉलरेट किया, इसलिए आपके अंदर थोड़ी सी जो चेंजिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं और उनके अंदर जो थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इन चेंजिंग की फ्लक्चुएशंस को उनकी बॉडी ही मेंटेन कर रही थी और इसी का नाम हमने नाम दिया है होम्योस्टेसिस। और हम ये आखिर में ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि होम्योस्टेसिस की वजह से ही एवोल्यूशन हो रही है। तो जो कि हमने शुरू में कहा था कि एवोल्यूशन हिस्ट्री जो है इसके पीछे भी होम्योस्टेसिस का ताल्लुक होता है, और इसके अलावा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है इसके ऊपर भी होम्योस्टेसिस का ताल्लुक होता है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, राइट,
और उसका ताल्लुक जो है डेफिनेटली बाहर के माहौल से है। तो अब ये बाहर के माहौल से जो इसका ताल्लुक है, ये तो होम्योस्टेसिस था कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट जो भी ऑर्गेनिज्म का है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा लोअर लेवल पे आते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने आपसे बात की। तो हम बात करते हैं आप जी, हमारे पास सेल्स हैं और ये लेट्स से दैट कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सेल, अब इसने सेल ने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखना है इस बाहर के एनवायरनमेंट से भी। इसको भी आप होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में काउंट कर सकते हैं, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ बहुत बड़े लेवल पे ही इस बात को सोचें। यू कैन थिंक अपॉन टू अ लोअर लेवल एज वेल। और सेल कोशिश करेगा कि अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करे। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी बाउंड्री है जो इस सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को और सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इनमें फ़र्क कर रही है। और इससे आइडिया होगा कि हमारे पास देयर इज़ समथिंग समथिंग मेंटेनेंस गोइंग ऑन इनसाइड सेल, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अंदर मेंटेन हो रही हैं। और आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो अंदर मेंटेन हो रही हैं? तो उनमें आप सॉल्यूट को ले सकते हैं, वाटर को ले सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट मेटाबोलाइट्स, यू कैन टॉक अबाउट हॉर्मोन्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंटरनल मेंटेन की जा रही हैं बाहर की चेंजिंग से, ताकि अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो सूट रहे, सही रहे, और आपके सेल्स, आपके जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, सेल्स, और यू कैन टॉक इट एज टिश्यूज़, ये सही रहें, इनमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और ये सब चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक रिक्वायर्ड रेंज तक। अगर वो रिक्वायर्ड रेंज ना हो तो फिर देर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ अंदर ख़राब हो रहा होता है। अब जैसे हम यहाँ पर एक पानी की एग्जांपल ले लेते हैं अगर इस बात को समझने के लिए, कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कभी बाहर एनवायरनमेंट में होता है, यानी जब बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी होगा एनवायरनमेंट में। अगर आप कम पानी पी रहे हैं क्योंकि आपको बाहर एनवायरनमेंट से कम पानी मिल रहा है, तो अब यहाँ पर तो पानी कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है या पानी कभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन आपकी जो सेल के अंदर की कंडीशन है, की जो कंडीशन है, इसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता। यहाँ बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता। तो यू कैन से कि यहाँ पे बहुत नैरो रेंज रहती है कम ज़्यादा होने की, इसलिए लफ्ज़ बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नैरो रेंज, राइट। और जब हम नैरो रेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि बॉडी जो है वो पानी से, यानी सेल का जो इंटरनल कंडीशन है, ये कभी भी फ्लडेड नहीं होगा, यानी कभी भी इतना ज़्यादा पानी एंटर नहीं हो जाएगा कि आपका सेल बहुत फूल जाए और बहुत ज़्यादा। और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि आपके सेल के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, यानी सेल आपका क्या हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए। डिहाइड्रेट का मतलब है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें अमूमन नहीं होंगी, इसी चीज़ को बैलेंस रखने को आप होम्योस्टेसिस कहोगे। और ऐसा ही होता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी हो तो फिर आपका सेल मतलब थोड़ा सा पानी ज़्यादा अपने अंदर एंटर कर लेगा एंड इट विल फील इजी एंड रिलैक्स। और जब कभी कंडीशंस जो हैं वो बहुत ड्रास्टिक हों और पानी बहुत बाहर कम हो, तो फिर आपका सेल थोड़ा बहुत पानी ही अंदर लेकर जाएगा और उस कंडीशन में भी वो गुजारा करेगा और रहने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, ग्रेट एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस। अब थोड़ी सी बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। अब ये कंट्रोल सिस्टम क्या है और आखिर ये कैसे हेल्प कर रहा है। पीछे थोड़ा सा पैराग्राफ में मैंने आपसे कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात की। सबसे पहली तो बात ये याद रखें कि जो होम्योस्टैटिक स्टैटिक रेगुलेशंस हैं, होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस, ये हमेशा कंट्रोल सिस्टम ही करवाता है, राइट। और जो हमारे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं ये भी आप याद रखिएगा कि ये फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की तरह ही काम करते हैं। तो फिज़िकल कंट्रोल जो सिस्टम्स हैं उनकी तरह ही ये काम करते हैं, क्योंकि फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको कोड करता हूँ।
अगर हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो हम इसमें 3 कंपोनेंट्स को जो है वो लेंगे, 3 कंपोनेंट्स। इसमें जो पहला कंपोनेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक रिसेप्टर्स। फिर दूसरे नंबर पे मैं जिस चीज़ की बात करूंगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक कंट्रोल सेंटर। एंड इन लास्ट जो है मैं आपसे बात करूंगा अबाउट इफेक्टर्स, राइट। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में स्टूडेंट्स हम फिलहाल बात करते हैं, एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास दैट इज़ नोन एज बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो हम इन 3 कंपोनेंट्स को इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, राइट। अब हम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो देर आर सम सेंसरी सेल्स एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। वो क्या करेंगे, वो अब रिसीव करेंगे टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर कम है जो कि ज़्यादा होना चाहिए, या ज़्यादा है जो कि कम होना चाहिए, तो वो जो सेंसरी सेल्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे कंट्रोल सेंटर को, ठीक है। कंट्रोल सेंटर जो है वो कोई भी हो सकता है, आपके जैसे ब्रेन का ही होगा, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर को जो है वो रिपोर्ट की जाएगी, और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, आगे से रिस्पांस करेगा। और वो रिस्पांस क्या करेगा कि वो आपके उस सेंसरी सेल्स की बदौलत एक रिस्पांस क्रिएट करेगा कि टेम्परेचर को जो है वो राइज करना चाहिए या टेम्परेचर को जो है वो ड्रॉप करना चाहिए। सो दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू अकर। और फिर कंट्रोल सेंटर जो है कह लें कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में ये प्रोसेस हो पाएगा, क्योंकि सेंसरी सेल्स ने कुछ एम्बिग्विटी, कुछ ऐसा इरेगुलरिटी सेंस की, उसने कंट्रोल सेंटर को बताया और कंट्रोल सेंटर ने एवेपोरेशन करवा दी आपकी बॉडी में, यानी स्वेटिंग हो गई जिससे टेम्परेचर बॉडी का कम हो गया, या फिर सम अनदर हैपनिंग अकर्स जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया। यानी अगर हार्ट बीट तेज़ हो जाए तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट इज़ कमिंग आउट, और उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो लेट्स थिंक बिट मोर। इसकी एग्जांपल आप अगर कुछ फिजिकल सिस्टम में लें, इस्त्री वगैरह की भी ले सकते हैं, कि वहाँ पे कंट्रोल सेंटर उसका एक रेगुलेटरी, एक बटन सा होता है जिसको आप आगे पीछे मूव करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इस्त्री का, आयरन का जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह ही आप कह लें कि हमारे पास एंडोथर्मिक कुछ जानदार हैं। एंडोथर्मिक ऐसे जानदार होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिन्होंने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। तो ऐसे जानदारों को डेफिनेटली इस तरह के फिजिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का नाम दे सकते हैं। और इनका काम करना और प्रॉपर्ली बैलेंस करना सब चीज़ों को, इसको ही आप होम्योस्टेसिस का नाम दोगे। अब ये एक डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है ये कंट्रोल सिस्टम है जो कि सेल के बाहर जो है काम कर रहा है, और सेल, डिफरेंट सेल्स हैं और उनके बाहर भी एक एनवायरनमेंट में कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन ये कंट्रोल सिस्टम यानी आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर लगा हुआ सिस्टम, इस कंट्रोल सिस्टम जो आपकी बॉडी को आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं हो सकती। और एक कंट्रोल सिस्टम जैसे सेल मेम्ब्रेन या आपकी सेल के अंदर लगी हुई है जो इसके अंदर मज़ीद मज़ीद चेंजिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही और उसने चेंजिंग होने नहीं देनी। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम ऑल दिस प्रोसेस। आई होप आपको होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ जो है अब इस लेक्चर के बाद समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका ऑस्मो रेगुलेशन, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। एंड आई होप कि होम्योस्टेसिस जो है अब आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये नोट्स वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और मज़ीद इस चैप्टर के वीडियो लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।